हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में 17th ऑफ नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट सॉल्व करेंगे CHSL एग्जाम का प्री का। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। होप ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन के जो प्रिपरेशन है उसके अंदर हेल्पफुल रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए वो क्या कहता है, एक व्यक्ति ने 4320 की कुल लागत के 3 एक जैसी बिजली के पंखे खरीदे। ठीक है, मतलब 3 आइडेंटिकल हैं और टोटल जो कॉस्ट प्राइस उसने पे करा है, जो उसको लागत लगी है वो पड़ी है 4320 की। और उसने देखिए जो बेचे हैं उसके अंदर जो 2 बेचे तो उसको उसके अंदर 15% का प्रॉफिट हुआ, 2 के अंदर उसे 15% का प्रॉफिट हुआ, और जो तीसरा था थर्ड था उसके अंदर 10% का लॉस हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। तो ऐसे में क्या करते हैं, जब देखिए 3 आइटम है, ठीक है ना, 3 डिफरेंट आइटम है और 3 डिफरेंट क्या हैं उनके प्रॉफिट या लॉस के परसेंटेज हमें गिवन है, तो सीधा सीधा उन्हें क्या करते हैं आपस में प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 मतलब एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 10 - 20/3 ये आ जाएगा आपका 6.67%। अब देखिए आप इसके अंदर कंफ्यूज हो सकते हो, आप सोच सकते हो इसके अंदर आप सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, सक्सेसिव वाला ये वाला A+B माइनस में A×B/100 ये नहीं लगेगा। ये कब लगता है, जब एक ही आइटम होती है और उसके ऊपर पहले 25% का डिस्काउंट होता है, देन 30% का डिस्काउंट होता, ठीक है, तब ये वाला आप फॉर्मूला लगाते हैं सक्सेसिव वाला। लेकिन देखिए ये 3 डिफरेंट आइटम्स था, ठीक है ना। वैसे उसने कॉस्ट प्राइस मेंशन नहीं करा कि तीनों का एक ही कॉस्ट प्राइस था या तीनों का अलग अलग कॉस्ट प्राइस था, लेकिन ये 3 डिफरेंट आइटम्स थी तो इनका कॉस्ट प्राइस भी डिफरेंट हो सकता था। तो उस केस के अंदर हम ये क्या कहते हैं, ये एवरेज वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि आप एवरेज लगा दो तो आपको पता चल जाएगा कि उसका कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। देखिए अब देखिए वो क्या कहता है, शीला गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन 1000 का ओवन, 10,000 का ओवन था, उसके ऊपर उसको क्या मिला है 25% का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो देखिए 10,000 की चीज़ के ऊपर जब 25% का डिस्काउंट मिला मतलब 75% की वैल्यू पे मिला, तो कितने का मिला 7500। उसके बाद वो क्या कहता है, सिंस शी पेज इन कैश, वो कैश के अंदर पेमेंट करती है। अगर वो कैश के अंदर पेमेंट करती है तो उसको एडिशनल 2% का डिस्काउंट मिलता है। अब देखिए इसे 98% करना तो थोड़ा मुश्किल है। अगर मैं 75 का पहले 2% निकाल लूँ, ये तो आपको पता चलेगा ना, 75 2 का कितना होता है 150, ठीक है ना। तो टोटल उसे इसमें डिस्काउंट कितने का मिला 150 रुपये का, तो 7500 में से अगर आप 150 माइनस कर देंगे तो 7350 उसने पे करा। अब देखिए द सेलिंग प्राइस ऑफ अ विंटेज वास, एक वास है जिसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना दे रखा है 1800 रुपये दे रखा है, और उसके ऊपर वो बोलता है कि क्या मिला है 4% का डिस्काउंट मिला है। अगर मैं 4% को फ्रैक्शन में लिखूं तो ये कितना हो जाएगा 25, तो 25 की चीज़ कितने में, यहाँ पे ऊपर 1 बचा, 25 - 1 24 में बेची, तो ये जो 24 है इसका वैल्यू हमें कितना दे रखा है 1800, तो हमसे पूछा जा रहा है मार्क प्राइस का वैल्यू मतलब 25 का वैल्यू बताना है। तो इसे कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 75 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो आपका आंसर रह जाएगा 1875। अब देखिए वो कहता है एक स्कूल था जिसमें 120 छात्र थे जिनकी औसत आयु कितनी थी 20। मैं मान लेती हूँ ये ए ग्रुप था, जिसके अंदर 120 छात्र थे, ये ए ग्रुप था। बाद में छात्रों का एक नया बैच शामिल हुआ, बी बैच मान लेते हैं। उनके शामिल होने के बाद औसत आयु दर घटकर 19.5 हो गई। मतलब जब ये दोनों बैच मिक्स हुए तो जो इनका एवरेज था, औसत था, वो कितना हो गया 19.5, जबकि नए छात्रों का औसत आयु कितना था 18 था। ठीक है, तो हमें क्या बताना नए बैच में कितने छात्रों की संख्या है, मतलब जो बी बैच है इसके अंदर कितने छात्र थे। अब देखिए इसको माइनस करेंगे, ये कितना रह गया 0.5, इसे माइनस करेंगे ये कितना रह गया 1.5। 1.5 का वैल्यू हमें कितना दे रखा है 120, ठीक है 120। सो 120 को आप डिवाइड कर दो 1.5 से, डेसिमल हटाओ, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 8 × 120। तो जो 1 यूनिट का वैल्यू आया वो कितना आ गया हमारे पास 80, तो मल्टीप्लाई बाय 80। तो जो बी बैच है उसके जो छात्र हैं वो कितने आ जाएंगे यहाँ से 40, आधा हो जाएगा ना, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आधा रह जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा 40। ठीक है, देखिए 40 स्टूडेंट्स। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था जिसको उन्होंने
वो करा कि एक निर्माण परियोजना को 180 दिन में पूरा होने का अनुमान था। ठीक है, आप ये मान लो हर दिन 1 यूनिट काम होता था और वो काम हो गया 180 दिन में पूरा। अब वो कहता है बारिश की वजह से सिर्फ 60% दिन में ही काम होगा, मतलब जो ये पूरा काम निपटाना है वो कितने दिन में निपटाना है, 60% डेज के अंदर। तो देखिए 180 का 60%, 6 8 48, 108 यूनिट। अगर जो नॉर्मल रेट से चल रहा था 1 यूनिट पर डे के हिसाब से चलता तो 60% डेज के अंदर कितना काम निमट जाता, 108 यूनिट हो जाता। ठीक है, वो कह रहा है इफ द वर्क डन ईच डे प्रोडक्टिव डे इज कांस्टेंट बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट डेली आउटपुट बी इंक्रीज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, कि जो टाइम के ऊपर अगर आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो कितना परसेंटेज काम को बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा, 72 बाय 108 इंटू में 100, तो आपका आंसर कितना रह जाएगा, 66.67%। अब देखिए वो क्या कहता है, एक सर्वे के अंदर कंडक्ट करा गया कि 55 जो परसेंट स्टूडेंट थे, 55% जो स्टूडेंट थे उन्हें मैथमेटिक्स पसंद थी और जो 45% स्टूडेंट्स थे उन्हें फिजिक्स पसंद थी और जो 30% थे उन्हें दोनों चीज़ें पसंद थी। तो इस केस में क्या करते हैं, A + B माइनस में A यूनियन B। ठीक है ना, तो A यूनियन B मतलब जो दोनों को पसंद हो, तो वो कितने थे, 30। अगर आप इसका निकालोगे तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स रह गए वो कितने रह गए, 30% रह गए। ठीक है, समझ में आया। देखो एक सर्वे था जो कंडक्ट हुआ, उसके अंदर पता चला कि जो 55% स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैथमेटिक्स पसंद है। ठीक है, और जो 45% स्टूडेंट्स हैं, आई एम सॉरी यहाँ मैंने 30 लिख दिया, यहाँ आएगा 70%। ठीक है, तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स, यहाँ पे से मैंने जो यूनियन माइनस करा वो ऐसा माइनस करा जो ओवरलैप हो रहा था, जो दोनों बार आ रहा था, क्योंकि जो 30% थे वो दोनों को क्या कहते हैं पसंद थे। तो हमने मैथ्स एक बार ही ले लिया, फिजिक्स एक बार ही ले लिया, 2 बार ही करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, A + B माइनस A यूनियन B। ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगाते हैं जब भी ओवरलैप का कंडीशन आता है। तो ठीक है, तो आपको पता चला 100% में से 70% स्टूडेंट वो थे जिनको मैथ्स पसंद था और जिनको फिजिक्स पसंद था, मैथ्स प्लस फिजिक्स पसंद था। अब वो क्या कहता है, अमंग द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स बचे। अब देखिए हमने माने थे टोटल थे 100%, अब कितने स्टूडेंट्स बच गए, 30% बच गए। ठीक है ना, हमने एक फिगर मान लेते हैं कि टोटल स्टार्टिंग से ही 100% स्टूडेंट थे, तो 70% आपके पास मिल गए जिन्हें मैथ्स और फिजिक्स पसंद था, तो बचे हुए स्टूडेंट कितने रह गए, 30% रह गए। ठीक है, अब वो क्या कहता है, 30% स्टूडेंट्स में से 25% जो हैं, जो इस 30% में से 25% जो है वो क्या प्रेफर करते हैं, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, एक सब्जेक्ट ले लिया कंप्यूटर साइंस, वो पसंद करते हैं। और जो बचे, तो अगर 25% कंप्यूटर साइंस है तो बचे हुए कितने हुए, 75% स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है। ठीक है, उनको कुछ भी पसंद नहीं है। अब वो कहता है इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सर्वेड 800, जो टोटल नंबर जो 100% हमने माना था, 100% का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 800। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है एंड में कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई भी प्रेफरेंस नहीं है। ठीक है, तो देखो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 800 का पहले हम क्या निकालेंगे, 30%, क्योंकि हमें इतना तो पता है मैथ्स और फिजिक्स को करने के वाले 70% है। तो देखिए इसका हम अगर 30% निकाल लेंगे तो ये कितना हो गया, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 240 स्टूडेंट्स जो है वो 30% के प्रेफरेंस में आए। और हमें वो बताना है जिन्हें कुछ नहीं पसंद। जिन्हें कुछ नहीं पसंद वो कौन से थे, 75%। तो 25 3 25 4 4 6 24, तो 6 और 6 3 18। सो 180 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कोई प्रेफरेंस नहीं है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। अब देखिए हमसे पूछा गया है इसमें से कौन सा ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ये तो आपको पता है 30 का है, ये 21 का है, ये 29 का है, ये कभी नहीं सुना है ना। स्क्वायर अगर प्रैक्टिस में रहे होंगे तो पता रहेगा। अब देखिए वो कहता है 2 इन्वेस्टर थे A और B, किस रेशियो में इन्वेस्ट करा, 4:2 में 5 का। अब वो क्या कह रहा है, इफ द शेयर ऑफ B इज ₹1000 इन प्रॉफिट, हमें बताना है कुल लाभ क्या था। अब जो B का वैल्यू है, B को कितना मिला है, B को मिला है 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 200। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट क्या होगा, इसी रेशियो में होगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 2 9 18, 1800 क्या था टोटल प्रॉफिट।
अब ABC ने इन्वेस्ट करा है किसके अंदर, ये ABC, अगर मैं इन्हें रेशियो में कन्वर्ट कर दूं यहीं से तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कर देंगे 9, 6 और 10। आगे वो क्या कहता है कि सी को जो प्रॉफिट मिला है वो कितना परसेंटेज है टोटल का, टोटल प्रॉफिट भी इसी रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता, तो सी को कितना मिला है 10 यूनिट, किस में से, इसे पूरा प्लस करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25 1 जा 25 4 जा, तो 40% किसको मिला है इसके अंदर से, सी को। अब देखिए वो क्या कहता है, ए और बी व्यवसाय में क्रमशः 20,000 और 30,000 का निवेश करते हैं। अब मैं अगर इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना दूं तो ये किस रेशियो में आ गया, 2:3 में। अब वो कहता है बी की जो वार्षिक लाभ है वो ए से 1,000 ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे अब देखो रेशियो के अंदर 1 यूनिट, एक ही यूनिट ज्यादा है, एक यूनिट का वैल्यू आपको कितना दे दिया उसने, 1,000, तो हमें बताना है कुल लाभ कितना है, तो 2 + 3 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो जो कुल लाभ आएगा वो कितना आ जाएगा, 5,000 रुपए। अब देखिए वो क्या कहता है, एक सर्कुलर फील्ड है, एक वृत्ताकार मैदान है, 2.5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले पथ से घिरा हुआ है। देखिए ये एक सर्कुलर पार्क था और ये एक पाथ है जिसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2.5 है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, यदि पथ सहित मैदान का कुल क्षेत्रफल, मतलब ये जो पूरा बड़ा वाला सर्कल बन गया, ये जो क्या कहते हैं, ये सर्कुलर फील्ड था और ये पाथ था, अगर इन दोनों का पूरा एरिया निकाल दें तो वो कितना उसने बताया, 1078.125, ठीक है। अगर वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, ये जो अंदर वाला है, इसका एरिया कितना दे दिया, 803.25, समझ में आया। अब वो हमसे पूछ रहा है तो वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, जो छोटा वाला सर्कल है इसका रेडियस, और पथ सहित, अब मैं पथ सहित मान लेती हूँ, ये जो पूरा बड़ा वाला सर्कल है इसकी रेडियस r, ये हमें बताना है। और देखिए उन्होंने बोला पाई की जगह आपको क्या यूज करना है, ये यूज करना है। अब देखिए 803.25, ये हमें छोटे वाले सर्कल का तो पूरा एरिया दे रखा है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r का स्क्वायर, जो हमें दे रखा है 3.14, सॉरी आई एम सॉरी, ये हमें दे रखा है, कहाँ गया भाई, ये रहा 803.25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है r स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 803.25 डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, 3.1416, तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के क्या आएगा, 255.68, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, r स्क्वायर की वैल्यू आएगी। अब देखिए r की जो वैल्यू निकालेंगे तो अगर आप इसे अंडर रूट में करोगे तो बहुत आसानी से नहीं समझ में आएगा। अगर आप 15 का स्क्वायर जानते होगे 225 और 16 का जानते होगे तो कितना होता है 256, ठीक है। अब देखिए ये 256 और ये है 255, मतलब ये बिल्कुल ही 15 के स्क्वायर के क्लोज है, मतलब एक यूनिट भी बढ़ जाएगा तो ये 16 का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए अब ऑप्शन में जाते हैं, ऑप्शन में 15 के पास में ये है लेकिन ये है 15.5 और ये है 15.99, तो मतलब ये है 16 के बहुत ज़्यादा करीब, तो हम इसी ऑप्शन को टिक करेंगे। मतलब इसको ये कैलकुलेट करने में टाइम लग जाता, अगर मतलब थोड़ा ये वाला पोर्शन जो ये फर्स्ट था ये तो कैलकुलेटिव था, लेकिन अगर आप इस यहाँ तक पहुँच गए थे 255.68 तो आप देख सकते हो, तो 15 का होता है 225 और 16 का होता है 256, तो ये 256 के क्लोज था, तो मतलब 15.99 लेंगे जो एक का रहेगा। तो मतलब ऑप्शन में बस फर्स्ट वाला निकालते और बाकी अगर दूसरा वाला भी r निकालते तो इसके अंदर प्लस क्या कर देते 2.5, तो आपको आंसर मिल जाता 8.49। अब देखिए अब ये क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस बी। अब देखिए a माइनस बी का वैल्यू हमें 4 दे रखा है, तो मैं इसको बना देती हूँ 64, ठीक है ना। इसका अगर आप क्यूब करेंगे तो ये हो गया 64। ये हमें वैल्यू दे रखी है 1216 माइनस का 3, ए बी का वैल्यू नहीं है हमारे पास, बट a माइनस बी का वैल्यू कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 3 4 12 ab। इतनी बात समझ में आ गई। ये इधर जाएगा तो माइनस का 1152 इज इक्वल्स टू में माइनस का 12 ab, माइनस से माइनस कर देंगे तो 12 9 ज़ा 108 और फिर 12 6 ज़ा 72, तो आपका आंसर कितना रह जाएगा, ए बी का वैल्यू आ जाएगा 96। हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसे कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मतलब ये पूरा इसको करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई,
ठीक है। तो देखिए पहले हम एक्स वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो 24 का कितना हो जाएगा 506, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये रह जाएगा 216 इज इक्वल्स टू में 2xy। तो हमारे पास यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 108। अब देखिए इसके अंदर एक बारी माइनस करना है, मतलब 360 में से एक बारी 108 माइनस करना है और एक बारी 108 प्लस करना है। तो देखिए एक बारी जब 108 माइनस करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 252 और 360 में एक बारी 108 प्लस करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 468। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई का ही साइन लगा देते। तो देखिए 6 2 जा 108 और सॉरी ये हो जाएगा 468, उल्टा लिख दिया 486, जस्ट अ सेकंड, ये हो जाएगा 468, ठीक है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यूनिट डिजिट से स्टार्ट करेंगे तो 2 8 जा 16, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 6 आएगा और एक ही ऑप्शन के अंदर आपको यूनिट डिजिट पे 6 दे रखा है, आप इसे टिक करके यहाँ से आगे जा सकते हैं। अब देखिए सिर्फ इतना देखिए, अगर मैं साइन स्क्वायर को इधर ले आऊं तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो फिनिश हुआ तो साइन एक्स का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसका एक और बार स्क्वायर कर दूं तो कॉस का पावर 4 का मतलब क्या होगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, साइन का पावर 4, ठीक है। तो अब ये कॉस स्क्वायर तो एज इट इज लिख सकते हैं, प्लस में कॉस पावर 4 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा, वही होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है 1। अब देखिए अब ये आपको पता होना चाहिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा। अब देखिए एक साइन थीटा यहाँ दे रखा है, एक साइन थीटा यहाँ दे रखा है, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1/2। अब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 और तो फिर मैं अगर मैं साइन का वैल्यू निकालूंगी तो कितना हो जाएगा 1/2। समझ में आया? साइन 1/2 कितने डिग्री पे होता है 30 डिग्री पे। अब देखिए 30 डिग्री की वैल्यू रखनी है, कॉट 2 मल्टीप्लाई बाय 30 मतलब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/√3, कॉट 60 डिग्री होता है 1/√3, बट हमें क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर करूंगी तो ये हो जाएगा 1/√3 प्लस कॉस मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री मतलब क्या हो गया 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री पे कितना होता है 0। अब इसके अंदर 0 प्लस करूं माइनस करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर कितना रह गया आपका 1/3। अब देखिए वो क्या कहता है, एक अग्निशमन कर्मी की 41 मीटर एक लंबी सीढ़ी है। अब देखिए जब भी आप सीढ़ी लगाते हो किसी दीवार पे तो वो हमेशा ऐसी बनती है, ठीक है ना, और ये वॉल हो गई टिकी हुई है और जमीन के साथ x का कोण बनाती है यदि साइन x, साइन ऐसे आता है 40 41, ठीक है। अब ट्रिपलेट अगर आपको याद हो 40 41 तो ये कितना रहेगा 9। तो हमें क्या बताना है दीवार से सीढ़ी के पाद की क्षैतिज दूरी क्या है, मतलब ये a से लेके b तक का डिस्टेंस बताना था जो हमारे पास कितना है 9 मीटर। अब देखिए वो क्या कहता है 12,000 रुपए इन्वेस्ट करे गए हैं, कितना 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल के लिए साधारण ब्याज पे। अब वो कहता है जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट करा था उसके बाद जो मतलब ये स्कीम ए में इन्वेस्ट करा गया था, अब जो आपको इसका टोटल अमाउंट मिलेगा, जो अमाउंट होगा मतलब जो आपने इन्वेस्ट करा था प्रिंसिपल और जो आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा वो क्या मिलके बनाता है आपका अमाउंट बनाता है, ठीक है ना। तो जो आपको अमाउंट मिलेगा फिर वो आप दोबारा से इन्वेस्ट कर दोगे बी स्कीम के अंदर 2 साल के लिए करोगे 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे। पहला वाला था साधारण ब्याज पे, अब करोगे चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। तो हमें बताना है कि कितना अमाउंट बी स्कीम से आपको मिलेगा। अमाउंट का मतलब समझ में आता है ना, जो आपने इन्वेस्ट करा प्लस उसके साथ आपको जो उसका इंटरेस्ट मिला वो आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले ए स्कीम से निकाल लेते, तो 12,000 के उसके ऊपर करेंगे तो 8 4 जा 32, टोटल निकाल लेते 132% निकाल लेते। इसको आप कैलकुलेट कर दोगे, ये आपका आ जाएगा 15840। अब ये जो आपको 15840 रुपीज रिसीव हुए थे, ये आप क्या करोगे बी स्कीम में इन्वेस्ट कर दोगे। बी स्कीम में इन्वेस्ट क्या करना है 5% थे, 5% को अगर मैं लिखूं तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है। 20 से 21 आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे करोगे, आपको आता होगा। तो देखिए 2 साल के लिए तो 20 से 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 21,
ठीक है ना, ये था सॉरी 441। अब ये देखिए, ये था आपका वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू जो आपने इन्वेस्ट करा था, और ये बनेगा आपका अमाउंट जो आपको मिला था। तो प्रिंसिपल वैल्यू की आपके पास वैल्यू कितनी है 15840, इसको डिवाइड कर देंगे 400 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 441 से। देखिए आप इसे डिवाइड करेंगे, ये आपका आ जाएगा 39.6। अब देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा आपका 0.6, और 0.6 आपका बस फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आप इसे टिक करके आगे जा सकते हैं। अब देखिए वो क्या कहता है, एक व्यक्ति ने 2 अलग अलग योजनाओं में 2 वर्षों के लिए 18,000 का निवेश करा। मतलब ए स्कीम में भी 18,000 डाले और बी स्कीम में भी उसने क्या डाले 18,000 रुपए डाले। अब एक योजना 15% वार्षिक साधारण ब्याज पे है, ये मान लेते हैं 15% के सिंपल इंटरेस्ट पे है, और ये 15% के कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर है, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पे। और दूसरी योजना 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देती है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। मतलब ये कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है ना, पर ईयर पे ही कैलकुलेट होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब वो क्या कहते हैं, दोनों योजनाओं से अर्जित ब्याज के बीच का अंतर बताइए। तो बेसिकली हमको क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल आर का स्क्वायर अपॉन में 100 इंटू में 100, ठीक है ना। तो देखिए ये हमें बताना है, ये फॉर्मूला तभी लग सकता है कि दोनों में जब प्रिंसिपल सेम हो, दोनों में रेट परसेंट सेम हो, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा हो, एनुअली हो, मतलब 6 मंथ का ना हो, 4 मंथ का ना हो, ठीक है ना, समझ में आया। तो प्रिंसिपल आपके पास कितना है 18,000, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना था 15, इंटू में 15 अपॉन में 100 इंटू में 100। तो ये 1 2 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा, और ये हो जाएगा 5 3 जा, ये 2 9 जा। तो 15 9 जा 135, मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर विल बी 405। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना रह गया आपके पास 405। अब ये भी देखिए, एक इंसान ने 6,000 रुपये इन्वेस्ट करे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, किसके ऊपर करे थे, चक्रवृद्धि ब्याज पे, 20% पर एनम 18 महीने के लिए। 18 महीने का मतलब क्या हो गया 1.5 ईयर, 1.5 साल, ठीक है ना। देन द इंटरेस्ट अर्न गिवन द सम इज कंपाउंडेड 6 मंथ। अब देखिए 6 महीने के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो 1 साल में कितनी बार मिलेगा, 1 साल में मिलेगा 2 बारी, और 1.5 साल में 1.5 ईयर के अंदर मिलेगा कितनी बारी, 3 बारी। तो कितनी बार मिलेगा 3 बारी। अब देखिए 1 साल में 2 बार मिलेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10%, और 10% कितना मिल रहा है 3 बारी। तो हमें क्या बताना था, यहाँ की गणना अर्धवार्षिक रूप से, ठीक है। तो सिर्फ हमें क्या बताना है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो 60,000 का 110% का 110% का 110%, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331, मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और ये हो जाएगा 19860, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये शिफ्ट थोड़ा टफ है, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा टफ है। एक बॉक्स है जिसके अंदर 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। किस रेशियो में 7:3:2। अब देखो अगर मैं इसको 5 7 जा करूँ तो 35x प्लस 2 3 जा 6x प्लस में 2 1 जा 2x, ठीक है ना। ये किसके थे 5 रुपीज़ के थे, ये 2 रुपीज़ के थे, और ये कितना है 1 रुपी का। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास कितने हो गए 6 5 11 12 42x, ठीक है। अगर मैंने करा, सॉरी टोटल नंबर ऑफ कॉइन नहीं, टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ आ गए, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इनको कॉइन से मल्टीप्लाई करा। तो जो हमारे पास रुपीज़ की वैल्यू आई, और हमें गिवन कितनी है 1075, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से x का वैल्यू जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 25। तो हमें बताना है 2 रुपये के कितने कॉइन थे। तो 2 रुपये के कॉइन का रेशियो कितना है 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3, 25 3 से 75 कॉइन्स किसके थे 2 रुपये के थे। अब देखिए वो क्या कहता है, एक टैंक है जिसके अंदर लिक्विड है A और B का, किस रेशियो के अंदर 13:2,
13:12। अब वो क्या कहते हैं 50 लीटर मिक्सचर क्या करा गया, निकाला गया। ठीक है, मतलब जो ये टैंक था इसके अंदर ए और बी का जो है क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, अब वो क्या कहता है 50 लीटर मिक्सचर निकाला गया, तो मिक्सचर भी किस रेशियो में निकाला गया होगा, इस रेशियो में निकाला गया होगा। तो अगर मैं ए सोल्यूशन की बात करूं तो वो कितना था 13x। अगर उसमें से अब देखो इसको कर दूंगी तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करूंगी तो 25, तो 50 डिवाइडेड बाय 25, 2 पार्ट। तो ए कितना निकाला गया, ए निकाला गया 26 यूनिट, और बी कितना निकाला गया, बी था 12x में से कितना निकाल लिया गया, 24 यूनिट निकाल लिया गया। ठीक है, और फिर उसके बाद 50 लीटर उसके अंदर क्या डाला गया, बी का सोल्यूशन डाला गया। ठीक है, जब पहले हमने निकाला उसके बाद बी का सोल्यूशन निकाला गया। तो अब जो रेशियो है वो कितना हो गया, 7:8। तो हमें बताना है बी इनिशियली कितना था, मतलब ये जो 12 यूनिट है इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए ए तो इतना ही रहा 13x माइनस में 26, और बी कितना हो गया, ये हो गया 12x प्लस में ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 36, ये हो जाएगा 12x प्लस में 26 इज इक्वल्स टू में 7/8। यहाँ से आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन आप अपने से करना, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 19.5, और हमें किसकी बतानी है, 12 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 12, तो आंसर आपका रह जाएगा 234 लीटर इनिशियली बी का मिक्सचर था उसके अंदर। ठीक है, अब देखो वो क्या कहते हैं, एक मिक्सचर है जिसके अंदर 18% मिथनॉल युक्त मिश्रण में 20% मिथनॉल युक्त दूसरा मिश्रण है के साथ 4:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, या यदि अंतः मिश्रण का मिथनॉल प्रतिशत 16% है तो बी का प्रतिशत बताइए। तो देखिए एक था 18%, दूसरा है 20%, इनको जब मिलाया तो उनका एवरेज कितना बना 16, और जो उनका रेशियो बना वो कितना बना 4:5, ये कुछ ऐसा बना। ठीक है, तो देखिए 4:5, अगर आप इसको ऐसे ना लिखते तो आप इसको इक्वेशन के थ्रू लिख सकते थे। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसे माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है 5, और अगर आप इसे माइनस करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 16 माइनस में b। ठीक है, 16 माइनस में b, तो देखिए 16 माइनस में b बाय 2, ठीक है ना, इन दोनों को इज इक्वल्स टू में 4/5। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है ना, ये जो दोनों आया 16 माइनस b बाय 2 और अपॉन में 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस में 5b इज इक्वल्स टू में 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 72 इज इक्वल्स टू में 5b। तो b का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 14.4%। ठीक है, तो यही हमसे पूछा था व्हाट इज द परसेंट ऑफ मिथनॉल बी, कि मिथनॉल बी का कितना परसेंटेज उसके अंदर है। अगले चलते हैं। अब देखिए वो क्या कहता है, एक पर्सन ट्रैवल करता है 480 किलोमीटर, कुछ करता है वो कार से, जिसकी स्पीड कितनी है कार की 80 किलोमीटर पर घंटा, और जो बाकी है वो किससे करता है एंड रेस्ट बाय बाइक की जो स्पीड है वो कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो 75% क्या कर लेता है, कवर कर लेता है कार से। तो देखिए अगर उसने 75% किससे कवर कर लिया, कार से कवर कर लिया, तो हमें क्या बताना है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी, पूरी जो जर्नी है उसका एंटायर स्पीड बताना है। तो देखिए अगर उसने 480 का 75% कर दिया है, तो देखिए 360 उसने कवर करा है 80 किलोमीटर पर आवर से, प्लस 120 उसने कवर करा है 40 किलोमीटर पर आवर से। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे 4 2 ज़ा 4 9 ज़ा, तो इसके अंदर टाइम आप कितना आ जाएगा 4.5 प्लस में 4 3 ज़ा 12 प्लस में 3, तो उसका जो टोटल टाइम लगा है वो कितना लगा है 7.5। ठीक है, टोटल टाइम लगा है 7.5। हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास दे रखा है 480 और टोटल टाइम कितना लगा 7.5। इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 64 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा टिपिकल है। अब हमें बताना है कि कितने परफेक्ट स्क्वायर आते हैं जो किसके बीच में हो, 10,000 से 20,000 के बीच में। अब देखिए
इंक्लूसिव मतलब इनको मिला के, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं तो इनको मिलाकर अगर मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालूं तो अब आपको दिख रहा है 100 इंटू 100 है ये तो फर्स्ट तो आ गया, ये 100 आ गया। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा वाला है वो कितना है 20,000 है। ठीक है, 20,000 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अब अगर आपको इतना पता हो 140 इंटू में 140 तो ये कितना हो जाएगा 196। ठीक है ना, आप 196 तक तो पहुंच गए, लेकिन आपको पता करना है 20,000 का। तो देखिए 141 का जो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है वो कितना होता है 19881। ठीक है ना, 141 का अगर आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना नहीं आया 100 प्लस में 41 का होल स्क्वायर, अगर आप ऐसे कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 19881। ठीक है, और 42 का जो स्क्वायर होता है वो 20,000 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इंक्लूसिव में देखो ये 20,000 तो इंक्लूड नहीं हो पा रहा, तो दूसरा जो परफेक्ट स्क्वायर है 20,000 से जस्ट पहले का वो है 141 माइनस में 100 प्लस में 1, तो आंसर कितना रह जाएगा 42। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए वो क्या कहता है, एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो सिटी जाता है पी से क्यू, जो टोटल उसका डिस्टेंस था वो था 234 किलोमीटर। जो वो पहला 78 किलोमीटर है वो किस स्पीड से चलता है 52 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। ठीक है, तो उसे इस जर्नी के अंदर कितना टाइम लगा, अगर वो इस स्पीड से चल रहा है तो 3/2 मतलब 1.5 आवर लगा। मैं हाथों हाथ कैलकुलेट कर रही हूँ, बाद में बता दूंगी। नेक्स्ट 78 आवर वो किस स्पीड से चल रहा है 39 से, तो 39 1 जा 39 2 जा, तो दूसरा जो टाइम था जो नेक्स्ट 78 किलोमीटर थे वो उसने 2 घंटे में पूरा कर दिया। जो रिमेनिंग डिस्टेंस था अगर आप देखो इसमें से अगर आप 2 बार 78 माइनस कर दो तो तीसरा रिमेनिंग डिस्टेंस भी कितना बचेगा 78 का बचेगा। अब वो कहता है वो 78 चलता है एक्स की स्पीड से, कांस्टेंट की स्पीड से, तो हमें क्या बताना है ओवरऑल एवरेज ऑफ द होल ट्रिप इतना है। तो हमें ये जो एक्स का जो ये स्पीड है ये हमें क्या बताना है, स्पीड बताना है। अब देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है ना, अब देखिए टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है 234, एवरेज स्पीड कितना है 46.8, तो यहाँ से टोटल टाइम कितना आ जाएगा 5 घंटा। ठीक है ना, 5 घंटा आ जाएगा। अब देखिए उसने 3.5 आवर तो कंज्यूम कर लिए, ये दो जो हमें दे रखे हैं वैल्यूज उसके अंदर, जो थर्ड वैल्यू है उसके अंदर उसे टाइम कितना लग गया, तो देखिए 3.5 और जो टोटल जर्नी का डिस्टेंस टाइम था वो कितना था 5 घंटे का। अगर आप इन दोनों को माइनस करो तो जो तीसरी जर्नी है उसका उसे टाइम कितना लगा 1.5। ठीक है ना, तो देखिए अब स्पीड निकालने का क्या रेशियो होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू में स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू में स्पीड इनटू में टाइम, तो डिस्टेंस है हमारे पास 78, स्पीड हमें निकालनी है और टाइम हमारे पास कितना है 1.5। इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से एक्स का टाइम कितना आ जाएगा 52 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया मैंने कैसे कैलकुलेट करा। ठीक है ना, अगर बस आपको ये एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम ये कर लेते। ठीक है, फिर देन टोटल टाइम कैलकुलेट करा और फिर बची हुई जर्नी का टाइम देखा। ठीक है, और डिस्टेंस आपने देख लिया 78 और बचा हुआ डिस्टेंस भी इसके अंदर कितना आ जाएगा 78 ही आएगा। ये शिफ्ट काफ़ी टफ थी। ठीक है, अच्छी शिफ्ट थी। चलिए सो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कोई सा भी क्वेश्चन हो जिसको आपको लगे कि हाँ और इसे शॉर्ट मेथड से ऐसे करा जा सकता था, आप मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।